रसोई से आ रही बर्तन पटकने की आवाज को सुनकर मंजुला गुस्से में तिल मिलाते हुए रसोई में पहुंच जाती है। देख गीता, काम करना है तो ढंग से कर, ये बर्तनों को पटक पटक कर कैसे दिखा रही है? अरे आंटी जी, मैं कहाँ बर्तन पटक रही हूँ, मैं तो आराम से अपना काम कर रही हूँ। रसोई में आप ही बिना बात यहाँ झांकने के लिए चली आई। मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े होकर बड़बड़ा रही हूँ? तू बर्तन किचन में मांज रही है और बर्तन को पटकने की आवाज मुझे हॉल तक सुनाई दे रही है। तुझे पता भी है कितने महंगे आते हैं बर्तन? पटक पटक कर सब टेढ़े मेढ़े कर देगी और उसके बाद नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। ते कान खोलकर सुन ले, एक भी बर्तन टूटा या टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना तो उसका पैसा तेरी तनख्वाह से काट लूंगी। देखो ऐसा है ना, इतनी चिक चिक में किसी की बर्दाश्त नहीं करती। मैं काम करती हूँ अपने तरीके से, ऐसे ऑर्डर चलाने की जरूरत नहीं मेरे ऊपर। काम कराना है तो बोलो, नहीं तो मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। आई बड़ी मुझे पाठ पढ़ाने वाली। काम वाली की बात सुनकर अब तो मंजुला के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। बहु देख ले, तेरे सर चढ़ाई हुई है ये, तभी इसके हाथ भर की जुबान चल रही है। अब यही इज्जत रह गई है हमारे इस घर में कि नौकरानी भी हमें बातें सुनाकर चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी हिसाब करके इसके पैसे इसके मुंह पर मार और चलता कर इसको यहाँ से। क्या हो गया है माँ जी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हैं आप? ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतना भड़क रही हैं? अरे मैम साहब, आंटी जी से क्या पूछती है, मैं बताती हूँ ना। आपको पता है आपकी सास की आदत कितनी खराब है। अरे रोज रोज काम के लिए चिक चिक करती है। आप बताओ, मैं आराम से किचन में बर्तन धो रही हूँ तो इधर आकर मेरे से झगड़ा करने लगी। बोलती है मैं बर्तन पटक पटक के धो रही हूँ। मैं कोई पागल है क्या जो बर्तन पटक कर धोएगी? माँ जी, आप क्यों काम वालियों के मुंह लगती हैं? आप चलकर अंदर बैठिए ना, उसको उसका काम करने दीजिए। अच्छा, तो तुझे अपनी सास की बात पर नहीं, इस 2 टके की काम वाली की बात पर ज्यादा भरोसा है। अरे 1 नंबर की बदतमीज और मुंह फटे तेरी ये गीता, और तेरे जैसे काम चोर इसकी धौंस सुनती होगी। मैं तो 1 मिनट भी इसे अपने घर में नहीं टिकने दूंगी। ये ले तेरे पैसे, पैसे उठा और दफा हो जा। मंजुला की बात सुनकर काम वाली गीता अपने पैसे उठाकर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली जाती है। मेम साहब, बहुत महंगा पड़ेगा आपको ये। अब आप काम वाली के लिए तरसती रह जाओगी, लेकिन कोई काम वाली आपके घर पर काम नहीं करेगी। अगर पूरे एरिया में कोई भी काम वाली गलती से आपके घर काम करने आ गई ना तो मैं भी अपना नाम बदल लेगी। माँ जी, ये क्या कर दिया आपने? अच्छी खासी काम वाली लगी थी घर में, समय से आती थी, काम करके चली जाती थी। आपने झगड़ा करके भगा दिया उसको। अब देख लिया ना, धमकी देकर गई है वो, किसी काम वाली को हमारे घर टिकने नहीं देगी। अब आप ही बताइए कैसे होगा घर का सारा काम? कौन धुलेगा इतने बर्तन? तू धोएगी और कौन धोएगा? इस घर की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। खाना पीना, झाड़ू पोछा लगाना सब तेरा काम है। काम वाली आए या भाड़ में जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब समझ रही हूं मैं। आपने जबरदस्ती झगड़ा मोल लिया उस गीता के साथ। आप चाहती नहीं थी कि इस घर में कोई काम वाली काम करे। मैं पूरा दिन घर में रगड़ रगड़ कर पोछा लगाऊं, मजदूरी करूं, आपके दिल को तो तभी सुकून मिलेगा ना। सीने पर सांप जो लौट रहे होंगे ये देखकर कि मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हूं और घर में नौकरानी काम कर रही है। देख बहू, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं काम वाली को इस घर में पैर भी ना रखने देती। अरे सारी जिंदगी इस घर का सारा काम अपने हाथों से किया है मैंने, लेकिन फिर भी तेरी शादी के बाद मैंने सोचा बच्ची है, इतना बड़ा घर अकेले कैसे संभाल पाएगी। तेरी सहूलियत के लिए घर में नौकरानी ले आई और तू मुझे ही उल्टा दोष दे रही है। अरे बर्तन धोने आते भी है क्या उस गीता को? मैं उसे इस घर में काम करने नहीं दूंगी बस। जैसा कि सास मंजुला ने चाहा था वैसा ही होता है। अगले दिन से गीता काम करने के लिए मंजुला के घर नहीं आती और इस तरह घर का सारा काम अब जाकर बहू रिया की झोले में गिर पड़ता है। अरे बहू, इतने बर्तन जमा है रसोई में और तुम अब सोकर उठ रही हो। कब बर्तन धुलेंगे, कब चाय बनेगी भाई? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तुम नई आई हो क्या घर में? जानती हो जब तक बर्तन धुलकर रसोई साफ ना हो हम चाय नहीं पीते। माँ जी, आप भी भूलिए मत, मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जिसे आप सुबह 6 बजे कान पकड़कर काम में लगा देंगी। मैं अपने हिसाब से उठूंगी और अपने हिसाब से काम करूंगी। आपको हुक्म चलाने का ज्यादा शौक चढ़ा हो ना तो दूसरी काम वाली का इंतजाम कर लीजिए। आजकल की बहुओं को सास के सामने जरा सी लाज शर्म नहीं आती, जबान चलाती रहती है। एक हमारा जमाना था, गज भर का घूंघट करके गर्दन जमीन में गड़ाए खड़े रहते थे। सास चाहे दिन को रात कहते, मजाल थी जो हम सास के सामने मुंह खोल दे। और अब ये नई पीढ़ी की बहू है। ये सब आजकल के लड़कों की गलती है। बीवियों को इतना असर पर चढ़ा लेते हैं कि फिर वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती। माँ जी, रोज रोज एक ही बात बोलते बोलते थकती नहीं है क्या आप? अगर चाय पीने की इच्छा है तो आप थोड़ी देर के लिए अपना ये टेप रिकॉर्डर बंद करके हॉल में जाकर बैठिए। जा रही हूं बर्तन धोने। थोड़ी देर बाद बहू रिया ने रसोई में पड़े हुए सारे बर्तन धोकर रख दिए थे।
माँ जी बर्तन धोते धोते मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई है। आप ऐसा करिए, चाय पीने का मन था ना आपका, 2 कप चाय बना लीजिए, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। पूरे कपड़े भीग गए मेरे तो इन बर्तनों को साफ करते करते, अब मुझसे इन कपड़ों में नहीं रहा जाएगा। सास को चाय बनाने के लिए बोलकर रिया नहाने के लिए बाथरूम की ओर चली गई। लो कर लो बात, ये महारानी तो मुझे ही चाय बनाने की नसीहत दे गई। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मंजुला चाय का बर्तन उठाती है तो बर्तन देखकर उसका माथा ठनक जाता है। हे भगवान, ये कैसे बर्तन मांजे इसने, सारे बर्तन बिल्कुल चिकने नजर आ रहे हैं। रिया तो काम वालियों से भी गई गुजरी है, इसके हाथ के धुले बर्तन में तो मैं 1 गिलास पानी ना पीऊं। आ जाने तो इसे अभी बताती हूँ। चाय बनाने के बर्तन को एक बार फिर से धोने के बाद मंजुला ने गैस पर रख दिया था। 5 मिनट के बाद रिया कपड़े बदलकर रसोई में आती है तो सास की चढ़ी त्योरियां देखकर उसे समझ में आ जाता है कि जरूर सासू मां उसकी किसी बात से नाराज है। अब क्या हो गया माँ जी, सारे बर्तन धोकर रसोई साफ करने के बाद कपड़े बदलने गई थी मैं। अब ये मत कहिएगा कि चाय का पानी गैस पर चढ़ाने में आपको थकान हो गई। नहीं नहीं बेटा, मुझे थकान क्यों होगी, थकान तो सिर्फ तुझे हुई होगी ना ये काले पीले बर्तन साफ करने में। बर्तन धोना भी सीख कर नहीं आई है अपने मायके से? हाँ, ऐसे बर्तन धोए जाते हैं, सारे बर्तन में चिकनाई लगी है। यह कुकर, इसमें आलू उबाले थे, पूरे कुकर में दाग लगा हुआ है। ये लोहे की कढ़ाई, कोई कह सकता है कि इसको तूने मांझा भी है? ये दाल की पतीली सब बदरंग हो रखी है। अरे माँ जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज के जमाने में ये लोहे, पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कौन करता है? नॉन स्टिक का जमाना है। मेरी मानो तो नॉन स्टिक बर्तन खरीद लीजिए, समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। ये देखिए, ये फ्राइंग पैन नॉन स्टिक है, लगी इसमें कहीं चिकनाई, एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है ना। कमी मेरे बर्तनों में नहीं है, तेरे बर्तन धोने के तरीके में। तुझे पता भी है कितने सालों की गृहस्थी है मेरी, एक एक करके सारे बर्तन जोड़े हैं मैंने। तेरे कहने से सबको उठाकर कूड़े में फेंक दूं और ये तेरे नॉन स्टिक के नए जमाने के बर्तन लेकर आऊं? देख, पहले ही बता रही हूँ, मुझे ये नॉन स्टिक फॉन-स्टिक बर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए माँ जी, रसोई में एक ही तरह के बर्तन रखे जाते हैं, आपने 5 तरह के बर्तन रख रखे हैं। अब बर्तन मांजते समय इंसान बस इसी में दिमाग लगाता रहे, कौन सा बर्तन कौन से ट्रिक से साफ होगा। मुझसे इतने तामझाम नहीं होने वाले। या तो मुझे मेरी पसंद के बर्तन दिलवा दीजिए, वरना मैं तो ऐसे ही बर्तन धोने वाली हूँ। फिर आपकी भलाई इसी में है कि आप इन बदरंगे चिपचिपे बर्तनों से काम चलाने की आदत डाल लीजिए। हद होती है भाई, काम चोरी की क्या गृहस्थी चलाओगी तुम? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात होती है। शादी के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है एक लड़की के ऊपर। कम से कम कुछ तो अकल लगानी चाहिए थी कि तांबा, पीतल, कांसा, स्टील, लोहा, हर बर्तन को साफ करने का अलग तरीका होता है। कौन सा बर्तन कैसे साफ होगा, रसोई कैसे साफ सुथरी रहेगी, क्या सब सिखाने का ठेका सिर्फ सास का ही होता है? और ठीक है भाई, हम तो सिखाने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये आजकल के बदतमीज और मुंह फट लड़कियां सास को कुछ समझती नहीं। सिखाएंगे तो तब ना जब कोई सीखने को तैयार होगा। माँ जी देखिए, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा घर का कोई काम करने का मन ही नहीं करता। पिछले आधे घंटे से बर्तन रगड़ रही थी मैं, किसी तरह से काम खत्म करके खुशी खुशी आई थी कि आराम से चाय पीऊंगी, लेकिन आपने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मुझे भी पानी फेरने का कोई शौक थोड़ी ना है। ढंग से बर्तन धोया कर, किसी को कहने का मौका क्यों देती है? यह देख, ये तांबे के लोटे, जग, सबकी कैसे गत हो रखी है। नींबू से साफ किया जाता है तांबे का बर्तन, और लोहे के बर्तन को जितना रगड़ कर मांजेगी उतना ही चमक जाएगा। ये रोटी बनाने का तवा, इसे ईंट से घिसना पड़ता है, तब जाकर जूठन साफ होती है तवे की। अरे ठीक है माँ जी, सुन लिया। अब तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं। देखिए, कान खोलकर सुन लीजिए, एक बार मैंने बर्तन धो दिए सो धो दिए। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके कहने पर मैं इन धुले हुए बर्तनों को एक बार फिर धोने जाऊंगी, तो गलत फहमी में आप आज ऐसे ही काम चला लीजिए, कल से ध्यान रखूंगी। अरे तो क्या इन अधुले बर्तनों में खाना बनेगा आज? देखिए माँ जी, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप फिर से बर्तन लेकर बैठ जाइए और रगड़ रगड़ कर एक एक बर्तन को चमकाइए। वैसे भी आपके पास पूरा दिन काम तो कुछ होता नहीं, बर्तन धोकर टाइम पास हो जाएगा आपका। मेरे पास अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कहा, नहीं धोएगी तो बर्तन? ठीक है, तो जब तक इन बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं कर देती मैं भी प्राण लेती हूँ। तेरे गंदे बर्तनों में मैं खाना खाने वाली नहीं हूँ। जब तक तू सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर साफ नहीं करती मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। माँ जी क्या है ये, बच्चों जैसे हरकतें क्यों करने लगती हैं आप? कभी तो थोड़ी समझदारी दिखाया करिए। अरे सुबह सुबह क्या महाभारत लगा रखी है दोनों सास बहू ने, क्या हो गया? बाबूजी अब आप ही समझाइए माँ जी को।
कह रही है जब तक रसोई के सारे बर्तन मैं एक बार फिर से नहीं धो देती ये खाना नहीं खाएंगी। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर पूरा दिन माँ जी बिना खाना खाए रह जाएंगी तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले कह चुकी हूँ मैं किए हुए काम को दोबारा नहीं करने वाली। क्या परेशानी है भाई तुम्हें? पहले सुबह सुबह तुमने काम वाली को भगा दिया, अब हाथ धोकर बहू के पीछे लग गई हो। इस घर में सुख शांति बर्दाश्त नहीं होती क्या तुमसे? हाँ हाँ, आप भी मुझे ही दोष दीजिए। मैं जो कर रही हूँ इस घर में सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी आपकी बहू के ऊपर छोड़ दी ना तो बिना बर्तन धोए ऐसे ही झूठे बर्तनों में दोबारा खाना बनाकर खिला देगी। आपकी बहू ने बर्तन धोए जरूर है, लेकिन सारे बर्तन झूठे, किसी में चिकनाई लगी है तो किसी में साबुन। अरे बहू, तुम तो जानती हो ना अपनी सास की आदत, ये तो अड़ियल है। तुम ही थोड़ा झुक जाओ, और अगर तुम्हारी सास कह रही है कि बर्तन साफ नहीं धुले हैं तो एक बार और साफ कर दो बेटा, क्या बिगड़ जाएगा। ससुर जी की बात सुनकर बहू रिया जोर जोर से रोने लगती है। ये देखो, अभी तक तो सासू माँ मुझे दबाने की कोशिश कर रही थी, अब तो ससुर जी भी आकर सासू माँ की साइड लेने लगे। मेरा इस घर में कोई है ही नहीं। रिया बेबी, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अपने मम्मी पापा से पूछो, इन लोगों के लिए इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे हमारे घर जो काम करने वाली नौकरानी गीता थी ना, उसकी भी मुझसे ज्यादा इज्जत थी घर में। माँ जी ने उसे 4 बातें सुनाई तो वो काम छोड़कर चली गई। और एक मैं हूँ जिसे माँ जी पिछले आधे घंटे से कभी काम चोर कभी कुछ कह रही है, लेकिन मैं तो घर छोड़कर नहीं जा सकती ना, मुफ्त की मजदूर जो ठहरी। माँ, ये क्या तरीका होता है? अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? बेचारी सवेरे से काम में लगी हुई है, आप क्यों इसे काम चोर कह रही हैं? और पापा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बेटा सुन तो सही। अब क्या सुनो पापा, आप भी आज माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वो बेचारी अभी नई नई इस घर में आई है, हमें उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, और यहाँ सब उस पर दोष मढ़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। बेटा, ये तेरी माँ और बहू के बीच का मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, दोनों खुद निपटेंगे। मेरी माँ तो तू भी चल यहाँ से। वही तो पापा, इनका मैटर है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। चलिए हम हॉल में बैठकर मैच देखते हैं। दोनों बाप बेटे मिलकर हॉल में मैच देखने लगते हैं, और उधर रिया और मंजुला बर्तनों को लेकर महाभारत कर देती है। करण और उसके पापा को तो यही लगा था कि रिया और मंजुला मिलकर इस मैटर को आज ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। जब से काम वाली गीता काम छोड़कर गई थी, बर्तन धोने के ऊपर घर में रोज ही कलेश मचा रहता था। 2 दिन बाद, अरे बहू, ये क्या हाल कर दिया तुमने सारे बर्तनों का? मैं पूछती हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर, या सब बेचकर लिपस्टिक खरीद ली तुमने? माँ जी, आप हमेशा इसी तरह से क्यों बातें करती हैं? कभी ठीक ढंग से भी बात कर लिया कीजिए ना। पहले एक बार ये नॉन स्टिक बर्तनों की शक्ल देख ले। गुस्से से ना मेरा खून उबला जा रहा है। क्या हालत बनाई है तूने बर्तनों की? क्यों माँ जी, आप ही तो कहती थी मैं रगड़ के बर्तन नहीं मांजती, तो आज मैंने सारे बर्तन रगड़ रगड़ कर मांजे, अब आपको उससे भी प्रॉब्लम होने लगी। अरे कुछ तो शर्म कर लिया कर नालायक, जिस बर्तन को रगड़ने की जरूरत है सिर्फ उसे ही रगड़ा जाता है। नॉन स्टिक बर्तन रगड़ रगड़ के इनकी पॉलिश खराब कर दी तूने। तुझे पता भी है कितने महंगे बर्तन थे ये? बहुत शौक चढ़ा था ना तुझे माँ जी, नॉन स्टिक बर्तन ला दीजिए। अब तो तू सारी जिंदगी इन पीतल के भगोने में ही खाना बनाएगी और इन्हें ही रगड़ रगड़ कर मांजेगी। अब मैं भूल कर भी तेरे लिए नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेकर आने वाली। अब तो ये घर में हर दूसरे दिन की बात हो गई थी। करण, आप ही सोचकर बताओ, जमाना कहां से कहां पहुंच गया यार। और तुम्हारी मम्मी आज तक लोहे की कढ़ाई और पीतल के भगोने में खाना बनवा रही है। तुम ही बताओ, आज के जमाने में किसके पास इतना समय है कि इतने भारी भारी पीतल के भगोना और कांसे के बर्तनों को 1-1 घंटा रगड़ रगड़ कर साफ करे। तुम्हें पता है, स्टील के बर्तन फटाफट साफ होते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी के पीतल के ग्लास कटोरी साफ करने में मुझे इतना समय लगता है कि मैं बर्तन धोते धोते थक जाती हूँ। उस पर भी रोज रोज मम्मी जी मुझे ही दोषी ठहराती है कि मुझे बर्तन साफ करने नहीं आते। अरे यार, ये कोई एक दिन का काम है कि दिन में कम से कम 4 बार बर्तन साफ करती हूँ मैं? तुम्हारी मम्मी के हिसाब से चलूंगी ना तो पूरा दिन बस बर्तन ही रगड़ती रह जाऊंगी। कुछ करो पापा, ऐसे काम नहीं चलेगा। रोज का कलेश हो गया इस घर में, बर्तन नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये झगड़ा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे जब तक वो गीता काम करती थी ना, कम से कम ये सास बहू की चिक चिक से तो छुटकारा मिला हुआ था। मैं तो कहता हूँ उस गीता को ही वापस बुला लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा, मैं कल ही गीता से जाकर बात करता हूँ। साहब, आपकी बीवी के साथ ना काम करने में बहुत मचपच है। मेरा आपके घर में काम नहीं चलेगा। एक तो बाबा आदम के जमाने के बर्तन रखे हुए आप लोग,
इतना बड़ा बड़ा पतीली, भगोना, लोहे की कढ़ाई कौन धुलवाता है आज के टाइम में? पूरी सोसाइटी में सबके घर में स्टील और नॉनस्टिक बर्तन है। 15 मिनट में साफ करके मैं दूसरे घर पहुंच जाती है। और आपके घर मेहनत 3 गुना, ऊपर से चिक चिक बाजी अलग। मेरे को ऐसा काम नहीं चाहिए पापा। बस बहुत हो गया पापा, सारा कलेश आपके इन पुराने बर्तनों की वजह से हो रहा है। अगर मम्मी ने समय से बर्तन चेंज कर दिए होते ना तो हमारे घर में आज महाभारत ना हो रही होती। ठीक है बेटा, तेरी मम्मी को ना 2 दिन के लिए तेरी मौसी के यहाँ भेज देते हैं। इन 2 दिनों के अंदर पूरे घर के बर्तन चेंज कर देंगे हम लोग। बर्तन चेंज होंगे तो काम वाली गीता काम करने के लिए तैयार हो जाएगी, फिर सारा कलेश खत्म हो जाएगा। गीता जो अभी तक 2000 रुपया महीना लेती थी, अब उसके भी भाव बढ़ गए थे। 3000 महीने में वो वापस काम पर आने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ साथ उसे पूरे किचन के बर्तन भी बदल कर देने पड़ते हैं। लोहे, पीतल और कांसे के बर्तनों की जगह किचन में नॉन स्टिक बर्तन रखे हुए इतरा रहे थे। हर ग्लास, कटोरी, चम्मच भी स्टील के आ गए थे। 2 दिन बाद जब मंजुला अपनी बहन की यहाँ से लौटती है तो किचन का नक्शा देखकर अपना सर पकड़ लेती है। देखो भाग्यवान, तुम्हारे जिद के चक्कर में बहुत बड़ा चूना लगा है मुझे। पूरी रसोई के बर्तन चेंज करने पड़े और गीता की तनख्वाह भी बढ़ानी पड़ी। अब खबरदार जो तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला। अगर इस बार गीता काम छोड़कर गई ना तो ना बहू बर्तन धोएगी, ना ही कोई नौकरानी आएगी। बर्तन साफ करने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। पति की धमकी सुनकर बेचारी मंजुला के तेवर ढीले पड़ जाते हैं और वो चुप हो जाती है। और इस तरह हजारों का चूना लगने के बाद बर्तन का झगड़ा खत्म हो ही जाता है। मालिक, खाना बन गया है, आप कहे तो डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? अच्छा ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल पर लगा दो, मैं आता हूँ। रामू डाइनिंग टेबल पर खाना लगाता है। कुछ ही देर में मालिक हरीश डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी में कोई स्वाद ही ना हो। सब्जी में थोड़ा नमक कम है, मैं अभी मंगवा देती हूँ। रामू, थोड़ा नमक लेकर आना जरा। नौकर रामू नमक लेकर आता है और हरीश को देते समय गलती से उसका हाथ हरीश को छू जाता है। ये क्या किया तूने? छू दिया मुझे, अशुद्ध कर दिया और मुझे नहाना पड़ेगा। अरे तुम्हें इस घर में किसी ने बताया नहीं है कि अगर यहाँ नौकरी करनी है तो मुझे छूने की गलती मत करना। लेकिन मालिक, हो क्या गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर आप इतने नाराज क्यों हो गए? जाइए आप नहा कर आइए, अभी नया नया आया है ना, मैं उसे समझा देती हूँ। गुस्से में हरीश खाना छोड़कर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। देखो रामू, तुम अभी कुछ दिन पहले ही काम करने के लिए यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हें अभी घर के तौर तरीके अच्छे से पता नहीं है। साहब को पसंद नहीं है कि कोई भी नौकर उन्हें छुए। तुम उनके लिए खाना तो बना सकते हो, लेकिन गलती से भी कभी उन्हें छूना मत। उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा चिढ़ इसी बात की है। ये कैसी बात हुई मेम साहब? अगर गरीबों के हाथ का खाना खा सकते हैं तो उसे छूने में सांप को कैसी चिढ़? और गरीब आदमी अछूत तो नहीं होता। देखो रामू, इन सब बातों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। बस मैंने कहा ना कि आगे से ख्याल रखना कि गलती से भी तुम्हारा हाथ साहब को छू ना पाए। मेम साहब की बात सुनकर नौकर रामू हैरान परेशान सा रसोई में जाकर अपना काम करने लगता है। सेठ हरीश दास कानपुर शहर के बड़े व्यापारी थे। करोड़ों का बिजनेस था उनका। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में दर्जनों नौकर काम करते थे। घर के गार्डन, रसोई, साफ सफाई, हर काम के लिए एक एक नौकर लगा हुआ था। इतने सारे नौकरों के घर में होने के बाद भी न जाने हरीश दास को नौकरों से, क्या यूं कहो कि गरीबों से ऐसी क्या चिढ़ थी कि वो कभी भी अपने किसी भी स्टाफ को छूते नहीं थे। अगर कोई गलती से भी छू ले तो वो रगड़ रगड़ कर नहाए बिना खुद को शुद्ध नहीं मानता था। हालांकि उसके व्यवहार से अक्सर उसकी फैक्ट्री और घर के कर्मचारी आहत हो जाते थे, लेकिन फिर भी सेठ हरीश दास को किसी की परवाह नहीं थी। जहां हरीश दास अपने कर्मचारियों और गरीबों से इतना चिढ़ता था, वहीं उसका बेटा शुभ बेहद खुश मिजाज और खुले दिल का। ऑफिस में वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता और सभी को सम्मान की नज़र से देखता। ज्योति, थोड़ी देर में हमारे क्लाइंट आने वाले हैं। वैसे वो आए तो उन्हें वेट कराए बिना आप जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है सर, मैं कर दूंगी। शाम के समय। अरे ज्योति, आप अभी तक घर नहीं गई? लगभग पूरा स्टाफ जा चुका है, अंधेरा भी हो गया है। एक्चुअली सर, मेरा थोड़ा सा काम पेंडिंग था, मैंने सोचा पूरा काम ख़त्म करके ही निकलूं। अच्छा ऐसा करो, तुम अपना काम ख़त्म कर लो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आप मुझे क्यों छोड़ेंगे, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपने एम्प्लॉयज़ को घर तक सेफली पहुँचाना भी तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और वैसे भी तुम तो एक लड़की हो,
तो तुम्हारे लिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। टेंशन मत लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। शुभ के बार बार इंसिस्ट करने पर ज्योति उसे मना नहीं कर पाती और शुभ अपनी गाड़ी में उसे बिठा लेता है। मिस ज्योति, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं पांडु नगर में रहती हूँ, आप बस बाईपास पर मुझे छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं रिक्शा ले लूँगी। फैमिली में कौन कौन है? सर मेरा घर आ गया, थैंक यू, बस आप मुझे यहीं उतार दीजिए। हाय हेलो से शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और अपने ही ऑफिस में काम करने वाली ज्योति से शुभ को अब आकर्षण महसूस होने लगा था। एक दिन, ज्योति, मैं कुछ बात करना चाहता था आपसे। कहिए ना सर, क्या बात है? ज्योति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? बस दोस्ती चाहता हूँ तुम्हारी। अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं सर। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अमीर लड़का देखकर फिसल जाए। मैं अपनी थोड़ी सी सैलरी में बहुत खुश हूँ। अरे देखो प्लीज़, मुझे गलत मत समझो, मैं अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम ना कह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बस कॉफ़ी के लिए पूछा, और अगर तुम्हें ज़रा भी बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, आपने ऐसा कुछ गलत नहीं पूछा, लेकिन आपके जैसा अमीर घर का लड़का मुझे क्यों पसंद करेगा भला, यही सोचकर मैं थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन आपकी बातें सुनकर मेरा भी दिल कर रहा है, एक बार कॉफ़ी पीने तो हम चल ही सकते हैं। कॉफ़ी से शुरू हुई ज्योति और शुभ की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती गई और जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तुम तो मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार कभी भी अंजाम तक नहीं पहुँच पाएगा। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो ज्योति? क्या मैं तुम्हें धोखेबाज नज़र आता हूँ? तुम धोखेबाज नहीं हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपने पापा को तो जानते हो ना। अरे सर, ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बैठना तक पसंद नहीं करते, और तुम एक मामूली सी लड़की से शादी करके उसे उनकी बहू बनाना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये इम्पॉसिबल काम है? देखो ज्योति, ये तो मैं नहीं जानता कि पापा की प्रॉब्लम क्या है। पापा अगर सही होते ना तो मैं ज़रूर उनकी बात की रिस्पेक्ट करता, लेकिन इस मामले में वो गलत है, और उनकी इस गलत ज़िद के लिए मैं अपनी लाइफ ख़राब नहीं कर सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर, कंपनी की मालकिन हो या हमारे कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय। अरे प्यार ये सब देखकर थोड़ी ना किया जाता है। शुभ घर जाकर अपने पापा को ज्योति के बारे में बताता है। पापा, मैं ज्योति से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। नालायक, इतनी करोड़पति घर की लड़कियाँ तुझे दिखाए, लेकिन तुझे पसंद भी आई तो अपनी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट। अरे हैसियत क्या है उसकी? 15-20 हज़ार कमाने वाली लड़की इस घर की बहू बनेगी? इस घर की बहू तो क्या, मैं उसे अपने घर में पैर भी नहीं रखने दूंगा। पापा, आप ज्योति का अपमान कर रहे हैं, और याद रखिए अब उसकी इंसल्ट मेरी भी इंसल्ट है। देखो बेटा, जिद मत करो, तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा को गरीबों से कितनी चिढ़ है। अरे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे ज्योति को। माँ, पापा की बेवजह की जिद के लिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। अगर पापा ज़िद्दी है तो मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी बता देता हूँ। आखिर में वही हुआ जिसका शुभ की माँ को डर था। एक दिन शुभ शादी करके ज्योति को अपने घर ले आता है। ये क्या किया तूने शुभ? हम इस लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता मम्मी, मैंने शादी कर ली है, और अब सबसे बड़ा सच यही है कि ज्योति इस घर की बहू और मेरी पत्नी है। शुभ के कमरे में जाने के बाद हरीश कहता है, देखो शुभ की माँ, अगर ये लड़की इस घर में रहेगी ना तो मैं घर में नहीं रहूँगा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं जी, मुझ पर भरोसा रखिए। 4 दिन में इस लड़की को इस घर से भगा ना दिया ना तो मेरा नाम भी सुमित्रा नहीं। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अरे वो लड़की सब कुछ जानते समझते हुए इस घर में आई है, इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़कर जाएगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, शुभ है ना उसका हिमायती, उसके सामने हम इस लड़की को कुछ कह भी तो नहीं सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। यह गरीब बहू सिर्फ 4 ही दिन की है, बस 4 दिन इसको बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद इसे इसकी झोपड़ी में वापस रवाना कर देंगे। और इस बार ये जाएगी ना तो कभी वापस नहीं लौटेगी। अगले दिन, ज्योति बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना। वो अचानक से तुम्हें ऐसे शुभ के साथ देखा तो हम लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए,
लेकिन बेटा हमारे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तुम इस घर की बहू हो। ये लो, ये शगुन के गहने हैं और ये जोड़ा, इसे पहनकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कुलदेवी की पूजा करने के लिए ले जाऊंगी। देखा ज्योति, मैं कहता था ना, सब पल 2 पल के लिए नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन मेरी खुशी से ज़्यादा मेरे परिवार को और कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग मान गए आज, मैं बहुत खुश हूँ। कुलदेवी की पूजा के बाद सावित्री बहू ज्योति को ढेरों आशीर्वाद देती है, जिससे शुभ और ज्योति को यकीन हो जाता है कि सावित्री और हरीश ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। कुछ देर बाद, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, हाथ पैर फूल रहे हैं। शुभ, तुम डॉक्टर साहब को फ़ोन लगाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर शुभ जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन लगाता है। कुछ देर बाद, शुभ, तुम्हारे पिताजी को माइल्ड हार्ट अटैक हुआ है। इस समय इन्हें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। थकान और टेंशन से दूर रहेंगी तो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। पापा, ये सब मेरे कारण हुआ ना पापा। मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो पापा। नहीं बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती तो मेरी ही है। मैं ही ज़बरदस्ती तुम पर अपनी सोच थोपना चाहता था। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। लेकिन सर, आपको तो आज रात की फ़्लाइट से चंडीगढ़ के लिए निकलना था। अगर आप नहीं जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाएगा। आप चिंता मत करो पापा, चंडीगढ़ मैं जाऊंगा, आपका कंसाइनमेंट कैंसिल नहीं होगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी अभी कल ही तो शादी हुई है, अब ऐसे कैसे मैं तुम्हें चंडीगढ़ भेज दूं? बहू यहाँ अकेली रह जाएगी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिंता की कोई बात नहीं है, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है। इस समय सबसे ज़रूरी है कि पापा जी आराम करें, और मैं कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। शुभ, आप आराम से अपना काम ख़त्म करके आइए, मैं आपको यहाँ आपका इंतज़ार करते हुए मिलूँगी। शुभ के जाने के बाद, नलिनी, इसका फ़ोन अपने पास रखो, और अब चाहे कुछ भी हो जाए इसके हाथ कोई फ़ोन नहीं लगना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब सबसे पहले गहने उतार कर इधर दे दो। तुम्हारी औकात नहीं है ये लाखों के गहने पहनने की। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली लड़की, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से इस करोड़ के बंगले की मालकिन बन जाओगी? माँ जी, मुझे आपके बंगले या दौलत की कोई लालच नहीं है, और मैंने शुभ से शादी आपकी दौलत के लिए नहीं की है। मैंने उनसे प्यार किया है, इसलिए शादी की है। अच्छा, तो ठीक है, साबित करके दिखाओ। ये महंगे कपड़े, गहने, जेवर सब उतार कर यहाँ रखो, और ये लो, इससे पहनकर काम करने के लिए रसोई में चली जाओ। माँ जी, बहुत ठंड लग रही है, एक स्वेटर दे दीजिए ना, बहुत ठंड है। अरे, अभी तो काम करना शुरू भी नहीं किया, नखरे पहले शुरू हो गए महारानी के। हाँ, तेरी झोपड़ी में तो जैसे हीटर लगा होगा ना। तुझे जरा सी भी ठंड नहीं लगती होगी अपनी झोपड़ी में? ऐ, चुपचाप जाकर रसोई में काम कर। ये सारे बर्तन अच्छे से धुल जाने चाहिए, और हाँ, 12-15 लोगों का खाना बनाकर तैयार कर देना। आप मुझसे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती। मैं नहीं बनाऊंगी 15 लोगों का खाना। जब घर में खाना बनाने के लिए कुक है तो मैं क्यों खाना बनाऊं? अच्छा, अगर नहीं बनाएगी ना तो भूखी प्यासी पड़ी रहे अपने कमरे में। एक बूंद पानी नहीं मिलेगा इस घर में तुझे। सास के कड़े रवैये के कारण पूरा दिन ज्योति बिना खाए पिए अपने कमरे में बैठी रहती है, लेकिन शाम होते होते उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? खाना मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा पानी तो पिला दीजिए। मैंने तुझे कहा ना, घर के काम करेगी तो खाना मिलेगा, वरना पड़ी रहे ऐसे ही। अगले ही दिन से ज्योति शुभ के घर में एक नौकरानी से भी बदतर स्थिति में पहुंच जाती है। सावित्री पूरा दिन गधों की तरह उससे काम करवाती। बंगले की साफ सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धुलने के बाद उसे एक रोटी खाने को देती और फिर से ले जाकर कमरे में बंद कर देती। ना उसे फ़ोन करने की इजाज़त थी, ना किसी से बात करने की। वो एक कैदियों वाली ज़िंदगी जी रही थी। 5 दिन के बाद, माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बहुत तेज़ बुखार है। प्लीज़, ठंड के मारे मेरा शरीर अकड़ा जा रहा है, कुछ कंबल दे दीजिए ना। अरे, तू तो बहुत प्यार करती है ना शुभ से, हैं? इतनी जल्दी सारा प्यार खत्म हो गया तेरा?
कोई कंबल नहीं मिलेगा। बहुत शौक है ना तुझे बहू बनने का, तो पहले अग्नि परीक्षा तो पास कर ले। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। प्लीज़ आज रात के लिए कंबल दे दो, मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है। अरे तो टूट जाने दे, मैं क्या करूं। सावित्री जाकर फट से दरवाज़ा बंद कर लेती है। पूरी रात बुखार में तड़पते तड़पते सुबह तक ज्योति की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह 6 बजे, लड़की चल उठ, कपड़े धो। माँ जी, मेरी हिम्मत बिस्तर से खड़े होने की भी नहीं है, मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगी? हैं? उठ, उठती है या नहीं? तेरे जैसी लड़कियों के ड्रामे बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। ये बीमार होने का नाटक शुभ के सामने करना उसके ऊपर अच्छा असर करेगा, लेकिन मुझे तेरे नाटक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी कुछ करो, कल तक भैया भी आ जाएंगी। अगर आज शाम तक ये यहाँ से डर कर नहीं भागी ना, तो कल हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। अरे तू चिंता क्यों कर रही है नलिनी? आज मैं इसे इतना काम करवाऊंगी ना कि शाम तक सर पर पाँव रखकर यहाँ से भागती हुई नजर आएगी। चिंता मत कर, अपनी माँ पर भरोसा रख। सावित्री गुस्से में बहू ज्योति को उसके कमरे से बाहर ले आती है। चल अब यहाँ बैठ और ये सारे पर्दे और चादर धोकर सुखा। और हाँ, एक भी दाग नहीं रहना चाहिए, वरना जो तुझे एक रोटी खाने को मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। सास की बात सुनकर रोते हुए बहू ज्योति कपड़े धोने लगती है। तबीयत खराब होने के कारण कुछ ही देर में चक्कर खाकर वो गिर जाती है। अरे माँ जल्दी आओ, ये क्या कर दिया आपने? इसकी तो सच में तबीयत खराब थी, ये तो बेहोश होकर गिर गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही नाटक कर रही होगी। अरे माँ नाटक नहीं कर रही है, बेहोश पड़ी है। वो अगर मर गई ना तो हमें सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अब जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। अरे बेटा, अगर इसे अस्पताल ले जाएंगे और इसने डॉक्टर के सामने हमारे बारे में सब सच बता दिया तो? ये सब बाद में सोचना माँ, अभी समय नहीं है ये सब सोचने का। अरे इसे कुछ हो गया ना तो हम क्या करेंगे? भैया की शादी तो छोड़ो, हमारी सारी ज़िंदगी जेल की काल कोठरी में बीतेगी। नलिनी की बात सुनकर सावित्री तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि उसे सीवियर निमोनिया हुआ है। ठंड से पूरा सीना जकड़ा हुआ है और बहुत तेज़ बुखार भी है। फ़िलहाल उसे क्रिटिकल यूनिट में रखना पड़ेगा और सुबह तक होश आ जाए, उसके बाद में वो आगे कुछ बता पाएंगे। अगले दिन सुबह ही शुभ चंडीगढ़ से लौट आता है। माँ, पापा ज्योति को अस्पताल में क्यों लेकर गए हैं? क्या हुआ मेरी ज्योति को? अरे मैं 1 हफ्ते के लिए चंडीगढ़ क्या चला गया? क्या से क्या हो गई वो? पिछले 1 सप्ताह से उसको फ़ोन मिला रहा हूँ मैं, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। उसका क्या, घर में किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है। आखिर हो क्या रहा था यहाँ पर? शुभ अपनी माँ से सवाल कर रहा था कि तभी मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा अस्पताल में पहुँच जाते हैं। अरे ये तो मिस्टर मिश्रा है, बहुत बड़े आदमी है ये तो। हमारी फैक्ट्री जैसी 8 फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सिस्टर, ज्योति मिश्रा कहाँ है? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? क्या ज्योति मिश्रा कंपनी के मालिक की बेटी है और मैं उसे गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली लड़की समझता रहा। अरे अगर मिस्टर मिश्रा चाहे तो यहाँ खड़े खड़े मुझे खरीद सकते हैं। अगर इन्हें पता लग गया कि हमने उनकी बेटी के साथ क्या किया है तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। आइए आप लोग, अब ज्योति से मिल सकते हैं। ज्योति बेटा, ये सब क्या हो गया? अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद में क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बता, किस सड़क छाप लड़के से शादी की तुमने? सच सच बता। कहीं उसकी वजह से ही तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं हुई ना? नहीं पापा, आप शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, और मुझे अपने पापा की दौलत पर राज नहीं करना था। मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती थी, तो इसमें मैंने गलत क्या किया? और ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है पापा, थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ है, ठीक हो जाएगा। और मेरे पति शुभ कोई सड़क छाप नहीं है, गुप्ता कंपनी के मालिक के इकलौते बेटे हैं। हाँ, आपके बराबर दौलत नहीं है इनके पास, लेकिन जितनी भी है मैं खुश हूँ इतने में। और इनसे मिलिए, ये मेरे सास ससुर हैं। इन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है और आगे भी बेटी ही समझेंगे। मैं आज अगर यहाँ पर हूँ ना, तो इन्हीं की बदौलत। क्या मतलब? अब मेरा मतलब यह है कि पापा, मैं तो चक्कर खाकर गिर गई थी, वो तो मम्मी जी मुझे टाइम पर अस्पताल ले आई, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तो बस जल्दी से ठीक होकर घर चल बेटा,
मैं वादा करती हूँ कि मैं तेरा नलिनी से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। तुझे पहचानने में बहुत गलती कर दी मैंने, तू तो खरा सोना है। ज्योति की दरियादिली और अच्छे व्यवहार से सास सावित्री और ससुर हरीश काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। ज्योति के पिता के जाने के बाद वे सभी अपने किए के लिए ज्योति से माफ़ी मांगते हैं और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।